students, I hope you are doing great and we are back with another chapter, that is your chapter 12। और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे हम वो कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, स्टोरी के साथ जैसे हमेशा करते आए हैं वैसे ही चैप्टर की स्टार्टिंग करेंगे, आपको इसके साथ लिंक करेंगे एंड देन स्टेप बाय स्टेप हम इसके जितने भी टॉपिक्स जो आपके सिलेबस में आ रहे हैं उसको कवर करने वाले हैं। ठीक है, सो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दो, और अभी तक अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। और हम स्टार्ट करने वाले हैं आपके चैप्टर 12 के साथ। और चैप्टर 12 है क्या? तो चैप्टर 12 है आपका इंडस्ट्रियल रिलेशन, ट्रेड यूनियंस एंड सोशल सिक्योरिटी को लेके। अभी मैम इसमें बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं कि हमें इंडस्ट्रियल रिलेशन भी समझना है, हमें ट्रेड यूनियन भी समझना है और हमें सोशल सिक्योरिटी भी जानना है, और हमें इनमें से मोस्टली कुछ भी अभी तक नहीं क्लियर है मीनिंग कि क्या होता है। ठीक, तो पहली बात तो ये बेटा कि जो भी आपका इंडस्ट्रियल रिलेशन है, ट्रेड यूनियन है, सोशल सिक्योरिटी, ये सब आपस में क्या है, इंटरलिंक्ड है। ठीक है, तो एक चीज़ को अगर आप समझेंगे तो आपको दूसरी भी समझ में आएगी कि कैसे ये रिलेटेड है, एंड देन इसी तरीके से आप धीरे धीरे पूरा चैप्टर कवर कर लेंगे। सो स्टार्ट कर रहे हैं आपके बेसिक के साथ, और बेसिक स्टार्ट करने से पहले हम एक स्टोरी देखने वाले हैं जो कि है रमेश की। अभी आपने देखा होगा कि फैक्ट्री में लोग काम करते हैं, है ना, फैक्ट्री में जाते हैं, जो भी काम होता है वर्कर्स का, लाइक गुड्स बनाना या सामान इधर से उधर उठाना रखना, ये सारे काम करते हैं। तो रमेश और उसके वर्कर्स, को-वर्कर्स मतलब जो उसके साथ काम करते थे, वो सब लोग फैक्ट्री में क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे। पहले तो ये लोग मतलब ठीक था, कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं थी, जो काम था वो करते थे, 8 घंटे की नौकरी थी उसी हिसाब से कर रहे थे जो काम था। बट धीरे धीरे मैनेजमेंट ने क्या किया, उन्हें कहा कि नहीं, अब इन लोग के घंटे बढ़ाते हैं, मतलब सैलरी नहीं बढ़ाई, बस घंटे बढ़ा दिए। अभी उन्होंने कहा कि अभी तुम 8 घंटे करते थे, एक काम करो, अब तुम सब लोग 12 घंटे तक एटलीस्ट काम करके जाओगे। तो वर्कर्स को लगा कि मतलब ये क्या है, ये तो एक्सप्लॉयटेशन है, क्योंकि आप पहले 8 घंटे काम करा रहे थे, चलिए ठीक है 12 घंटे आप काम कराना चाहते हैं, बट आपने तो एकदम आके हम पे थोप दी बात कि आपको 12 घंटे काम करना, नहीं करोगे हम निकाल देंगे। ये कौन सा तरीका? आपसे हमें डिस्कस करना चाहिए था, हम लोग आपस में बैठते बात करनी चाहिए थी, ऐसे पूछना चाहिए था कि हम कंफर्टेबल हैं या नहीं, या आपको हमें कुछ अट्रैक्टिव बोनस या सैलरी वगैरह इंक्रीज करनी चाहिए थी, जिससे हमें लगता हाँ ठीक है हमारा भी फ़ायदा हो रहा है और आपका भी काम हो जाएगा। बट ऐसा नहीं हुआ, ऐसा होना चाहिए था बट ऐसा नहीं हुआ। तो रमेश ने सोचा, उसके वर्कर्स ने सोचा कि चलो हम एक काम करते हैं, जो हमारी यूनियन है उनसे बात करते हैं। अब आता है कॉन्सेप्ट कि यूनियन क्या है, क्योंकि हमने यूनियन का भी जिक्र किया था कि ट्रेड यूनियन की बात करेंगे। तो यूनियन क्या होता है, एक छोटा सा ओवरव्यू देती हूँ, भी हम डिटेल में पढ़ेंगे कि जो वर्कर्स होते हैं वो एक साथ अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक यूनियन बना लेते, एक ग्रुप बना लेते हैं, और जब भी कोई मुद्दा आता है तो आपस में स्टैंड हो जाते हैं सब लोग और बात करते हैं, मतलब खड़े होकर के स्टैंड लेते हैं अपने टॉपिक्स का। लाइक अकेले बात करोगे तो हो सकता है मैनेजमेंट को इग्नोर करते हैं, बट जब आप पूरे ग्रुप के साथ आओगे जो एक कॉमन इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ऑफकोर्स मैनेजमेंट आपकी सुनेगा। तो वही उन्होंने किया कि उन्होंने देखा कि चलो यूनियन से बात करते हैं और अपने इस जो हमारे साथ ये एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है इसके अगेंस्ट खड़े होते हैं। अब आप एक बात बताओ कि आपको क्या लगता है कि यहाँ पे जो फैक्ट्री है, बेसिकली हम कहेंगे जो इंडस्ट्री है, वहाँ पे जो रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप किसका? अभी हमने वर्कर्स और मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है, इनका रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, हेल्दी है, या फिर आपको लग रहा है कि बहुत ही टेंशन वाला माहौल बना रखा है वहाँ पे? तो ऑफ कोर्स टेंशन वाला माहौल बना हुआ है, क्योंकि वो अपनी बात कह रहे हो, वो लड़ रहे हैं उस बात पे, वो एग्री नहीं हो रहे। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन यही होता है कि क्या रिलेशन है इंडस्ट्री के अंदर उन सबके बीच में जो उस इंडस्ट्री से क्या है, लिंक्ड है। ठीक, तो ये जो चैप्टर है ना, वो चैप्टर का एसेंस आपकी स्टोरी से ही आपको समझ में आया कि जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, जो मैनेजमेंट है, जो उनके यूनियंस हैं, इन सब के बीच में कैसा रिलेशन है, क्या वो लोग आपस में कॉपरेट करते हुए काम कर रहे हैं या आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं उनके बीच में। दिस इज़ योर इंडस्ट्रियल रिलेशन। सो स्टार्ट कर रहे हैं आपकी मीनिंग के साथ। तो अगर हम ब्रॉड सेंस में बात करें तो जो भी हमने अभी तक समझा कि हाँ जो रिलेशन है हमारे जो भी मैनेजमेंट के लोग हैं, जो भी वर्कर्स काम कर रहे हैं, उनके बीच का जो रिलेशन है वही है क्या, इंडस्ट्रियल रिलेशन, क्योंकि इंडस्ट्री में तो वही लोग काम कर रहे हैं। बट क्या सिर्फ इसी तक लिमिटेड रहेगा? बस सिर्फ हम यही कहेंगे कि जो ऑर्गेनाइजेशन में आपके एम्प्लॉयज़ हैं और एम्प्लॉयर्स हैं उनके ही रिलेशन को हम इंडस्ट्रियल रिलेशन में
काउंट करेंगे, ऐसा ही होगा या इससे ज़्यादा भी बात है। तो स्टूडेंट इसके अपार्ट भी हम लोगों को इंक्लूड करते हैं, मीन्स एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉय के बीच का रिलेशनशिप तो वी विल कंसिडर, बिकॉज वो तो काम कर ही रहे हैं और वो काम करवा रहे हैं। बट इसके अलावा जो एम्प्लॉयज़ ने अपनी यूनियन बना रखी है उसका मैनेजमेंट के साथ क्या रिलेशन है, क्योंकि जब कोई मुद्दा उठता है तो यूनियन आती है ना वर्कर्स के बिहाफ पे अपने पॉइंट्स रखने के लिए, मैनेजमेंट से नेगोशिएशन करने के लिए। तो क्या मैनेजमेंट उसकी सुनता है, क्या मैनेजमेंट उसको एंटरटेन करता है, या उनके और उनके बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है? तो हम ये भी रिलेशन काउंट करेंगे आपके इंडस्ट्रियल रिलेशन में। इसके अलावा जो रिलेशन अलग अलग ट्रेड यूनियंस के बीच में, मतलब ज़रूरी नहीं है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में बस एक ही ट्रेड यूनियन हो, अलग अलग यूनियंस लोग बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं वर्कर्स अपने अपने इंटरेस्ट के बेसिस पे। लाइक कुछ वर्कर्स का इंटरेस्ट है कि हमें लड़ना है, अगर कोई वर्किंग आवर्स बढ़ती है तो हम आप खड़े होकर स्टैंड लेंगे। कुछ लोगों ने यूनियन बना रखा है कि नहीं भाई हमको वर्किंग से उतना मतलब नहीं है, हमको है कि हमारा टाइम पे सैलरी वगैरह, पेमेंट वगैरह, बोनस वगैरह, कमीशन वगैरह ये सब हमारा अरेंजमेंट होना चाहिए। तो इन लोगों ने अपने अपने बीच में क्या बना रखा है, यूनियन बना रखा है। कभी कभी क्या होता है ये यूनियन ही आपस में लड़ने लग जाते हैं चीज़ों को लेके कि क्या जा रहा है, वो दे तो रहे ना सैलरी, तो तुमको क्या है वर्किंग आवर्स को लेके। वो कहते हैं नहीं हमें तो मतलब इसीलिए है क्योंकि हमने यूनियन इसीलिए बनाया है, हमें नहीं चाहिए। तो आपस में उनका भी क्या रिलेशन है ये भी हमारा किस में आएगा, ये भी हमारा इंडस्ट्रियल रिलेशन में आएगा। इसके अलावा रिलेशन बिटवीन एम्प्लॉयर्स एसोसिएशन एंड द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट सरकार भी इंटरफेयर करती है इंडस्ट्री में पीस मेंटेन करने के लिए। भाई सरकार देख रही है कि इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहा है। अभी अगर कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहा है, मान लो स्टील इंडस्ट्री, उसके बीच में क्या हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है वर्कर्स को लेके, वो लोगों ने क्या कर दी, वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दी, प्रोडक्शन रुक गया। कंट्री की इकोनॉमी में फ़र्क आएगा कि नहीं आएगा? ऑफ कोर्स आएगा। जो डिलीवरी है स्टील की वो तो हो ही नहीं रही है, सप्लाई रुक गई है कंट्री में, तो गवर्नमेंट को भी नुकसान है उस चीज़ से क्योंकि कंट्री में वो चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट करी है। इसलिए गवर्नमेंट भी इंटरफेयर करता है कि हम क्या करें कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस को अच्छे से मेंटेन कर रखें, स्मूथली और हेल्दी रिलेशनशिप हमें मेंटेन करना है। तो गवर्नमेंट भी कभी कभी जैसे कोई आपने देखा होगा लेबर लॉ लेके आती है, ठीक है, इंडस्ट्री के लिए रेगुलेशन लेके आती है जो वो कहती है कि आप फॉलो करो ताकि इंडस्ट्री का जो काम है वो स्मूथली चले और वर्कर्स का भी आपको एक्सप्लॉयटेशन वगैरह ना करो कि जिससे वर्कर कल को प्रोटेस्ट करते हैं और यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोडक्शन ये सप्लाई रुक रही है कंट्री में। तो इनका और एम्प्लॉयज़ जो आपके एम्प्लॉयर्स है उनका क्या रिलेशन है वो भी आपके इंडस्ट्रियल रिलेशन में काउंट होगा, ठीक है। इसके अलावा द रोल ऑफ स्टेट इन मेंटेनिंग इंडस्ट्रियल पीस इन सॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट, जो मैंने बोला कि गवर्नमेंट का रोल है कि वो इंडस्ट्रियल पीस मेंटेन करके रखे, आपस में जो रिलेशंस हैं इंडस्ट्रियल के वो भी मेंटेन करके रखे, उसमें पीस हो, हार्मनी हो, ये काम भी स्टेट का है तो वो स्टेट ये भी देखेगी। तो इन सब के रिलेशन से मिलके क्या बनता है, हमारा इंडस्ट्रियल रिलेशन बनता है। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन नॉट जस्ट द रिलेशन बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉय बट द रिलेशन बिटवीन trade union, another trade union, a relation between union and management, a relation between employers and government, and the role of state का रोल इन मेंटेनिंग द इंडस्ट्रियल पीस एंड हार्मनी। सो इन सब के रिलेशंस को हम क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रियल रिलेशन बोलते हैं। मीन वो सारे रिलेशनशिप, ऑल द रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट अमंग पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन कनेक्टेड विद एन इंडस्ट्री, जो किसके बीच में एग्जिस्ट करता है, उन लोगों के बीच में जो इंडस्ट्री से कनेक्टेड है और उन लोगों के द्वारा बनाई गई उस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो उस इंडस्ट्री से क्या है, कनेक्टेड है, ठीक है। तो हमने डिस्कस कर लिया कि ब्रॉड सेंस में रिलेशन जो है इंडस्ट्रियल का वो सिर्फ एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर्स के ही बीच का नहीं है, ठीक है, बल्कि एम्प्लॉय के थ्रू क्रिएट की गई जो यूनियन है उनका क्या रिलेशन है एम्प्लॉयर से, इसके अलावा एम्प्लॉयर का क्या रिलेशन है गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट का क्या रोल है इंडस्ट्री पीस को मेंटेन करने के लिए, और इन यूनियन का आपस के यूनियन में क्या रिलेशन है, वो भी सब काउंट होगा आपके इंडस्ट्रियल रिलेशन में। क्योंकि अगर ये सब आपस में कोऑपरेट करके पीसफुली वर्क करेंगी तभी हम कहेंगे कि इंडस्ट्रियल का रिलेशनशिप बहुत ही स्मूथ है, बहुत ही पीसफुल है। अदरवाइज कॉन्फ्लिक्ट होंगे और चीज़ें हर जगह में क्या होंगी, गड़बड़ होने लगेंगी।
ठीक है स्टूडेंट्स। सो ये तो क्लियर हो गया ना कि कॉन्सेप्ट क्या है इंडस्ट्रियल रिलेशन का, कि ओनली रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉय ही सिर्फ इंडस्ट्रियल रिलेशन नहीं है, इसके अपार्ट और भी सारी चीज़ें हैं जिनके बीच के रिलेशनशिप को भी हम इसमें इंक्लूड करेंगे। ओके, नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है कि क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं आपके इंडस्ट्रियल रिलेशंस के। अभी इंडस्ट्रियल रिलेशन अगर हेल्दी इंडस्ट्रियल रिलेशन रहता है, ठीक है, मतलब कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, जो एम्प्लॉय है एम्प्लॉयर्स हैं वो आपस में कोऑर्डिनेट करके कॉपरेशन के साथ काम कर रहे हैं, यूनियन भी आराम से अच्छे से काम करे, उसको भी कोई चिंता नहीं है कि भाई लड़ाई हो रही तो हमें सुलझाना है, उसकी भी सारी कंडीशन मानी जा रही है, जायज़ कंडीशन जो भी है वो मानी जा रही है, गवर्नमेंट भी आराम से सब कुछ रेगुलेट कर रही है, देख रही है स्मूथली चल रहा है सब कुछ, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो एक ऑब्जेक्टिव की बात करें कि अगर इंडस्ट्रियल रिलेशंस जो है वो हमारे हेल्दी होते हैं, ठीक है, तो उससे हमें क्या मिलेगा, उसकी क्या ऑब्जेक्टिव होगी कि वो क्या फैसिलिटेट करे कि ऑर्गेनाइजेशन में ये सब चीज़ें हो जाए। तो द मेन ऑब्जेक्टिव इंडस्ट्रियल रिलेशन इज टू क्रिएट पीस। भाई अच्छा रिलेशन होगा तो मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि अच्छा रिलेशन बनाने का इंडस्ट्री में, कि शांति रहे, पीस रहे, लड़ाई झगड़ा मत हो, सब कॉपरेशन करें एक दूसरे के साथ। और आप खुद सोचो, जब कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा, आपस में लोग कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, कॉपरेट कर रहे हैं और उसके साथ चीज़ें चल रही है, तो इंडस्ट्री में आराम से काम होगा, लोग अपना बेस्ट दे के काम कर पाएंगे, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी उनकी, ठीक है, प्रोडक्टिविटी बेसिकली उनकी काम करने की जो एफिशिएंसी है, जो क्षमता है वो इंक्रीज होगी, ठीक, और आराम से सब लोग क्या करेंगे, काम करेंगे और जो भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसको अचीव कर लेंगे। ओके, सो मेन ऑब्जेक्टिव तो यही है कि हमें अच्छा रिलेशन इसलिए बनाना है ताकि पीस रहे, कॉपरेशन रहे, प्रोडक्टिविटी बढ़े और जो भी हमारा गोल है वो हम इजीली क्या कर लें, अचीव कर लें। इसके अलावा और हम क्या बोलेंगे, मतलब इसको आपको इलेबोरेट करना होगा, ऑफ कोर्स सिर्फ एक ही लाइन लिख के आ जाओगे नंबर नहीं मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव में कम से कम 5-6 पॉइंट तो आप लिखेंगे ही लिखेंगे। तो पहला है टू डेवलप एंड मेंटेन हार्मनी। खुद सोचो, अगर जो रिलेशनशिप है मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ के बीच में वो फ्रेंडली है, कोऑपरेटिव है, हेल्दी है, कोई लड़ नहीं रहा, झगड़ नहीं रहा, सब एक दूसरे की बात सुन के समझ के काम कर रहे हैं, तो क्या होगा, पीस रहेगी, लड़ाई नहीं होगी ना, पीस रहेगी, हार्मनी में लोग वर्क करेंगे, सो डैट प्रोडक्टिविटी एंड प्रोग्रेस इंक्रीज, और जो भी प्रोग्रेस है, प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ेगी। ठीक है, तो पहला ऑब्जेक्टिव है इंडस्ट्रियल रिलेशन का कि एक हेल्दी और फ्रेंडली रिलेशनशिप बिल्ड करना मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में, ताकि वर्कर्स और मैनेजमेंट की प्रोडक्टिविटी बढ़े और जो गोल्स हैं वो टाइमली अचीव हो जाए। नेक्स्ट इज टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ बोथ साइड। दोनों के साइड के इंटरेस्ट को क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है, मतलब प्रोटेक्ट बोथ लेबर एंड मैनेजमेंट इंटरेस्ट बाय प्रमोटिंग अंडरस्टैंडिंग एंड गुडविल अमंग एवरीवन इन द इंडस्ट्री। जो भी लोग इन्वॉल्व हैं आपकी इंडस्ट्री में, टू पार्टीज इन्वॉल्व है, लाइक एम्प्लॉयर्स हैं, एम्प्लॉयज़ है, लेबर है और मैनेजमेंट है, तो इनके बीच में हमें क्या करना है, इनके बीच में हमें एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करनी है कि भाई आपस में अंडरस्टैंडिंग रखो, ठीक है, अपने बारे में आप लोग मत सोचो कि अपने बारे में इतना सेल्फिश हो जा रहे हैं मैनेजमेंट कि वर्कर्स के बारे में नहीं सोच रहे हैं, उनकी हेल्थ के बारे में नहीं सोच रहे, उनको पुअर वर्किंग कंडीशन में काम करवा रहे हैं जस्ट टू मेक दैट सो कॉल्ड प्रॉफिट। और एम्प्लॉयज़ इतना ज़्यादा सेल्फ हो गए हैं, सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं कि वो मैनेजमेंट के बारे में नहीं सोच रहे, रिसोर्सेज को वेस्ट कर रहे हैं और प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना, हमें दोनों के इंटरेस्ट को बैलेंस करना है जिससे सब लोग एक दूसरे के बारे में अच्छा ओपिनियन रखें, अच्छे से एक दूसरे को ट्रीट करें और इंडस्ट्री में काम करें। नेक्स्ट इज टू एस्टैब्लिश इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी। हमें वर्कर्स को राइट देना है कि अगर उन्हें कोई भी चीज़ गड़बड़ लगती है, लाइक उनको लगता है कि उनको वर्किंग कंडीशन सही नहीं मिल रही है, वर्कर को लग रहा है भाई पानी पीने वाला साफ नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि वो अपनी बात ना रख पाए, हमें उसको ये राइट देना है कि भाई अगर तुम्हें कुछ भी लग रहा है तो आप अपनी बात रखिए, आप अपनी बात को जब भी मैनेजमेंट डिस्कशन कर रही है, कोई डिसीजन भी ले रही है आपके रिगार्डिंग या किसी चीज़ के भी रिगार्डिंग, तो आप अपनी बात को रख सकते हैं, उतनी हम उनको क्या देंगे, फ्रीडम देंगे। इससे क्या होगा, उनको लगेगा कि मेरा भी कुछ राइट है इस ऑर्गेनाइजेशन में, मुझसे भी चीज़ें पूछी जाती हैं, इसका मतलब मेरी भी क्या है, वैल्यू है। अदरवाइज आप हमें कुछ देखते ही नहीं है, क्योंकि अगर आप हमें डिसीजन मेकिंग में शामिल नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब मे बी आपको यही लगता है कि हम उतने काबिल नहीं हैं कि हम उस डिसीजन में कुछ बोल ही पाएँ या कुछ सजेस्ट ही कर पाएँ, ठीक। तो अगर आप इन्वॉल्व कर ले जाओगे तो उनको तो ऐसा लगेगा ना कि आप उनको रिस्पेक्ट कर रहे हो और उनको कुछ समझते हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। इससे क्या होगा, जो रिलेशन होगा वो अच्छा रहेगा। नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है वो है टू अवॉइड इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट। हमें जो भी स्ट्राइक्स होती हैं,
हमें ऐसा देखो, अगर आप हेल्दी इन्वायरमेंट मेंटेन करके रखोगे, कोऑपरेटिव इन्वायरमेंट मेंटेन करके रखोगे, तो आपको लगता है क्या कि कोई स्ट्राइक करेगा वर्कर? कोई वर्कर स्ट्राइक करेगा क्या, लड़ेगा आपसे? नहीं ना। तो ऑब्जेक्टिव यही है कि हमें अच्छे रिलेशन इसलिए रखने हैं ताकि हम स्ट्राइक्स को प्रिवेंट कर पाए, हम जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उसको प्रिवेंट कर पाए, जिससे ऑर्गेनाइजेशन में पीस रहे और लोग अच्छे से काम करें, ठीक है, बिना किसी दिक्कत के। और ये पीस कैसे आएगी, कैसे स्ट्राइक नहीं होगी? भाई जो भी चीज़ है, जो जायज़ चीज़ है जो आपको वर्कर्स के लिए करनी चाहिए, लाइक सेफ वर्किंग कंडीशन देना, ठीक है, फेयर ट्रीटमेंट करना, वो आप करेंगे। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। हमें इंडस्ट्रियल रिलेशन हेल्दी इसलिए भी बनाने हैं ताकि हम क्या कर पाए, ताकि हम अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर पाए। प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज होगी? जब लेबर अपना बेस्ट देगा, पहली बात तो, और दूसरी बात वो एब्सेंट नहीं होगा। बहुत वर्कर्स को मन नहीं लगता है जहाँ पे फैक्ट्री वगैरह में, वो वहाँ पे जाते नहीं है, जब मन हुआ कभी चले गए, नहीं हुआ नहीं गए। तो आप उनको इतना मोटिवेट रखो, उनको इतना अच्छा एनवायरनमेंट दो कि वो आए, ठीक। इवन वो लोग छोड़ के भी चले जाते हैं, तो वो भी आपको प्रिवेंट करना है कि वर्कर्स जो है वो अपना जॉब को बार बार छोड़ छोड़ के मत जाए, वो रोके, रिटेन करें, जिससे उनकी ओवरऑल एफिशिएंसी क्या होगी, बढ़ेगी। नेक्स्ट इज टू एंश्योर गवर्नमेंट कंट्रोल व्हेन नीडेड। जब भी आपको गवर्नमेंट का चाहिए सपोर्ट, तो आप क्या करेंगे, वो इंश्योर कर पाएंगे कि आपको वो सपोर्ट मिले। इसलिए भी हम रिलेशनशिप अच्छे बिल्ड करना चाहते हैं। हम अलाउ करते हैं गवर्नमेंट को कि अगर उनको लग रहा है कि भाई इंडस्ट्री लॉस में चल रही है, ठीक है, इंडस्ट्री, आपने देखा होगा कुछ कुछ इंडस्ट्रीज बहुत लॉस में जाती हैं, तो सरकार वहाँ पे मदद करती है, क्योंकि भाई सरकार को भी पता है कि अगर ये स्टील इंडस्ट्री है, मान लो ये लॉस में जा रही है, कल को ये प्रोडक्शन बंद कर देगी, कितने लोगों को अनएम्प्लॉयड करना पड़ेगा, ठीक, कितने लोगों का घर चल रहा है इससे, कितने लोग बेरोजगार हो जाएंगे, इवन कितना पैसा जो है वो इंडस्ट्री का डूब रहा है। तो गवर्नमेंट वहाँ पे क्या करती है, उनको थोड़ा सपोर्ट देती है, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है, सब्सिडी वगैरह देती है, टैक्स कंसेशन देती है, जिससे वो उनको दोबारा से सर्वाइव करवा ले जा पाए, जिससे स्टेबिलिटी मेंटेन रहे और जो पब्लिक का इंटरेस्ट है वो भी अफेक्ट ना हो, लोगों की जॉब वगैरह ये सब मच जाए। नेक्स्ट इज टू प्रमोट अ बैलेंस सोशल ऑर्डर। नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव जो है वो हेल्दी इंडस्ट्रियल रिलेशन मेंटेन करने का, वो है कि हम एक सोशल ऑर्डर में एक बैलेंस सोशल ऑर्डर प्रमोट करवाए। बैलेंस सोशल ऑर्डर मतलब हार्मनी क्रिएट कर पाए टेक्नोलॉजी, सोशल रिलेशन और ह्यूमन राइट्स के बीच में, ताकि जो प्रोग्रेस हो वो बैलेंस्ड हो सबके लिए। मतलब हमें ये फोकस करना है कि जो भी टेक्नोलॉजी आ रही है, टेक्नोलॉजी को हम लोगों को सिखा पाएँ, ठीक। वर्कर्स जो है, ऐसा नहीं कि भाई वर्कर्स को हमें लग रहा है टेक्नोलॉजी आगे भी हम रिप्लेस करते हैं, या हम इनको क्यों सिखाएं, हम वो ऐसे लेके आए जो ऑलरेडी जानते हो टेक्नोलॉजी फ्रेंडली हो। हमें ये नहीं करना है, ऐसे तो फिर डिस्प्यूट होंगे, कॉन्फ्लिक्ट होगी, आपके यहाँ की पीस डिस्टर्ब होगी। आपको ये करना है कि बैलेंस मेंटेन करो, टेक्नोलॉजी लाओ, ऐसा नहीं है कि चेंजेस ही ना करो, टेक्नोलॉजी लाओ, लेकिन टेक्नोलॉजी को आप सिखाइए ना एम्प्लॉयज़ को, उनके साथ रिलेशन बिल्ड करिए उस टेक्नोलॉजी का, और जो उनके राइट्स हैं उनको भी प्रोटेक्ट करिए। मतलब ऐसा नहीं कि आप उनको जॉब्स निकाल रहे हैं या आप उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं कि आप नहीं सीखेंगे तो हम आपको निकाल देंगे, जिससे जो है कि प्रोग्रेस बैलेंस्ड रहे, लोग एफिशिएंसी के साथ करें, नए चेंजेस को अडॉप्ट करें और उसमें अपना जो बेटर बेस्ट जो भी है वो दे पाएँ, ठीक है। और सबके लिए फेयर ट्रीटमेंट वगैरह होना चाहिए, सबको आपको इंक्लूड करके चलना है। ऐसा नहीं है कि आप चेंज नहीं ला रहे हैं बिकॉज आपको फियर है कि एम्प्लॉयज़ रेसिस्ट करेंगे, या एम्प्लॉयज़ को आप हटा रहे हैं बिकॉज आपको लग रहा है कि दे आर नॉट गुड इनफ। नेक्स्ट इज, ये था आपका इंडस्ट्रियल रिलेशन, जिसमें हमने समझा कि जो रिलेशन होता है आपकी इंडस्ट्री में उन सबके बीच में, उन लोगों के बीच में जो इंडस्ट्री में इन्वॉल्व है, इवन वो ऑर्गेनाइजेशन जो उनसे रिलेटेड है, उनसे लिंक्ड है, ठीक है, उस इंडस्ट्री से लिंक्ड है, उनके बीच में क्या रिलेशन है, ये हमने समझा था इंडस्ट्रियल रिलेशन में। फिर हमने समझे ऑब्जेक्टिव्स, मीन्स अगर हम अच्छा इंडस्ट्रियल रिलेशन बनाते हैं तो उससे हमें क्या क्या ऑब्जेक्टिव है जो हमें अचीव करने के लिए हम एक अच्छा रिलेशन क्रिएट करते हैं। उसमें देखा, हम चाहते हैं कि पीस मेंटेन रहे, इसलिए हम अच्छा रिलेशन बिल्ड कर रहे हैं, ठीक है, सबको साथ लेके जा रहे हैं। प्रोडक्टिविटी हमें बढ़ानी है, इसलिए हम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे जो भी ऑब्जेक्टिव्स थे वो हमने क्लियर करे। नेक्स्ट जो आता है आपका वो आएगा ट्रेड यूनियन। अभी ट्रेड यूनियन का हमने थोड़ा बहुत आपको ग्लिम्स दिया है, ऐसा नहीं है कि आप ट्रेड यूनियन का बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट आ गया है। और हमने बताया भी था कि जो वर्कर्स होते हैं, अब जैसे मान लो मैं किसी फैक्ट्री में काम कर रही हूँ और मुझे बोलना है कि सर यहाँ का वर्किंग कंडीशन अच्छा नहीं है और आपको वेंटिलेशन वगैरह की प्रॉपर जो है वो अरेंजमेंट करनी चाहिए, ठीक।
तो अगर मैं मैनेजमेंट से जाके बोलूंगी तो हो सकता है वो मुझे इग्नोर मार दे कि अरे एक के लिए हम इतना क्यों करेंगे, एडजस्ट करो, हो जाएगा, ऐसा ऐसा कुछ सुनने में आएगा। इसीलिए वर्कर्स क्या करते हैं, जब उनको लगता है कि उनकी एक बात जो है, हो सकता है मेजॉरिटी ऑफ द लोग फेस करें बट वो नहीं बोल रहे हैं और डर के मारे भाई जॉब से निकाल देंगे, तो मुझे लग रहा है कि ऐसा होना चाहिए कि हम सब अपनी बात रख पाए। तो हम लोग क्या करते हैं, एक यूनियन बनाते हैं, क्या बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं, जिसमें हम वॉलंटरी सबको, जिनको भी भाई आना है अपने कॉमन इंटरेस्ट के लिए लड़ना है, उनको हम इंक्लूड करते हैं। एंड देन एक से भले तो वहाँ पे क्या है, बहुत सारे लोग, अब एक की नहीं सुनेंगे, इतने लोग हैं वर्कर्स, जब वो सब इकट्ठा बोलेंगे तो सुनेंगे ही सुनेंगे ना। तो वो क्या होता है, वो होता है यूनियन, कि आप एक साथ आए हैं, वॉलंटरी एसोसिएशन आपने बनाया है, वर्कर्स ने सबने मिलके कॉमन इंटरेस्ट के लिए जो आप अपना क्या करना चाहते हैं, प्रोटेक्ट करना चाहते हैं और अपनी वॉइस जो है वो रेस करना चाहते हैं, जो भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम है आपकी जिसके रिगार्डिंग हम कंसर्न चाह रहे हैं। सो ट्रेड यूनियन क्या है, एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप है। ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप है मतलब लोग आते हैं, ग्रुप प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड रहता है, एक कॉमन इंटरेस्ट के लिए बन रहा है, वॉलंटरी एसोसिएशन है। तो एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप है, किसका ग्रुप है, वर्कर्स का। क्यों फॉर्म हुआ है, इसलिए फॉर्म हुआ है ताकि हम क्या कर पाए, प्रोटेक्ट कर पाए और प्रमोट कर पाए उनका कॉमन इंटरेस्ट, मतलब जो सारे वर्कर्स हैं उन सबका कुछ इंटरेस्ट होगा जो कॉमन है, ठीक है, जो सब चाह रहे, लाइक सब चाह रहे सेफ ड्रिंकिंग वाटर, तो सबका कॉमन इंटरेस्ट है। उस इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए और उसको प्रमोट करने के लिए भाई मैनेजमेंट सुने और वो चीज़ उनको दे दे, इसलिए हम क्या करते हैं, इसलिए हम एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप बनाते हैं वर्कर्स का, और ये क्या है, इसी हम कहते हैं ट्रेड यूनियन। स्पेशली ये यूनियन क्यों बनाए जाते हैं, वेजेस के लिए, कि भाई वेजेस नहीं फेयर मिल रही है, टाइमली नहीं मिल रही, तो हम बोल रहे हैं वर्किंग कंडीशंस को लेके, राइट एट द वर्क प्लेस, हमारे वर्क प्लेस पे जो राइट्स है वो हमें नहीं मिल रहे, इसलिए हमने क्या किया है, यूनियन बनाया हुआ है, ठीक है। सो व्हेन एम्प्लॉयज फील दैट इंडिविजुअली दे हैव लेस पावर, दे कम टुगेदर एज अ ग्रुप टू मेक देयर वॉइस स्ट्रॉन्गर एंड नेगोशिएट बेटर विद एम्प्लॉयज। ये मैंने आपको बताया भी कि जब उनको लगता है ये अकेले बोलेंगे तो उतना इम्पैक्ट नहीं जाएगा मैनेजमेंट में, तो वो क्या करते हैं, एक साथ आते हैं और एक साथ आके अपनी बात को रिप्रेजेंट करते हैं, जिससे उनकी वॉइस स्ट्रॉन्गर होती है और एम्प्लॉयर्स उनके साथ नेगोशिएट करने के बारे में सोचने लगते हैं, बिकॉज उनको लगता है अभी अगर हमने कुछ भी इनके फेवर में नहीं किया तो ये सब एक बड़ा एक्शन ले सकते हैं, स्ट्राइक कर सकते हैं या छोड़ सकते हैं, जिससे हमें भारी नुकसान हो जाएगा, प्रोडक्शन एकदम से स्टॉप हो जाएगा। तो फिर ये क्या करते हैं, उनके व्यू पॉइंट्स को कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट हम डेफिनेशन भी एक देख सकते हैं योडा की, कि अ ट्रेड यूनियन इज अ कंटिन्यूइंग लॉन्ग टर्म एसोसिएशन ऑफ एम्प्लॉयज। शॉर्ट टर्म नहीं होता है, लंबे समय तक के लिए बनाते हैं कि भाई जब तक ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, वर्कर्स हैं, उनको अपने राइट तो प्रोटेक्ट करने ही है ना, तो लॉन्ग टर्म के लिए बना रहे हैं, ठीक है। कंटिन्यूस है लॉन्ग टर्म एसोसिएशन एम्प्लॉयज का, फॉर्म्ड एंड मेंटेन फॉर स्पेसिफिक पर्पस, किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया होगा, लाइक वेजेस के लिए आपको बोलना है, आपने उसके लिए बनाया है, वर्किंग कंडीशन के लिए बनाया है, जिस भी पर्पस होगा, हर यूनियन का पर्पस क्लियर होता है कि ये यूनियन इस मुद्दे के लिए बनाई गई है, ठीक। फॉर द स्पेसिफिक पीरियड पर्पस ऑफ एडवांसिंग एंड प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ इट्स मेंबर। मेन काम है क्या है, जो भी उसके मेंबर्स हैं, कौन है, मेंबर्स हैं, उनके इंटरेस्ट को क्या करेगा, उनके इंटरेस्ट को करेगा प्रोटेक्ट, इसलिए क्या किया गया है, ये बनाया गया है, ठीक। तो यूनियन क्लियर है कि कंटिन्यूस है, लॉन्ग टर्म एसोसिएशन है, लोगों का स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया गया है, ठीक है, प्रोटेक्ट करने के लिए इंटरेस्ट ऑफ द मेंबर जो इन्वॉल्व है इसमें। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव क्या है ट्रेड यूनियंस का, आपके ट्रेड यूनियन के क्या ऑब्जेक्टिव है, इसको हम देखते हैं। यूनियन क्यों बनाई गई है, इतना तो क्लियर है कि राइट्स को प्रोटेक्ट करना है, ठीक। सो पहला है कि द ट्रेड यूनियन आर फॉर्म टू प्रोटेक्ट द वर्कर्स राइट एंड इंप्रूव देयर वर्किंग एंड लिविंग कंडीशन। इसलिए बनाया गया कि जो वर्कर्स हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना है और उनकी जो लिविंग कंडीशंस है उसको इंप्रूव करना है, ठीक। तो पहला है टू सिक्योर फेयर वेजेस, मान लो वर्कर्स को फेयर वेजेस नहीं मिल रही है, रीजनेबल सैलरीज नहीं मिल रही है और उनको उसके लिए फाइट करना है, इसलिए वो क्या करते हैं, यूनियन बना लेते हैं। सो ट्रेड यूनियन फॉर फेयर एंड रीजनेबल सैलरीज अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट ऑफ लिविंग एंड करंट इकोनॉमिक कंडीशन। कैसे फेयर, कैसे कहेंगे कि फेयर है ये सैलरी, जो भी आपकी करंट मार्केट में कंडीशन चल रही है उस हिसाब से जो होना चाहिए, जैसे महंगाई बहुत है और आपको उतना मिल रहा है जितना गुजारा हो ही नहीं सकता, या मार्केट में जो रेट चल रहा है बाकी जगह जहाँ मिल रहा है स्टैंडर्ड रेट, उस हिसाब से हमें यहाँ पे नहीं किया जा रहा है, तो हम क्या कहेंगे, फेयर नहीं है। तो उसके लिए प्रोटेक्ट करना है,
कि हमें फेयर वेजेस मिले इसलिए यूनियन बनाई जाती है। दूसरा, टू इम्प्रूव वर्किंग कंडीशन, अगर उनको लग रहा है कि वर्किंग कंडीशन सही नहीं है तो वो यूनियन बनाएंगे ताकि वर्किंग कंडीशन उनको जो है वो सही मिले, लाइक शॉर्टर वर्किंग आवर्स, ज़्यादा लंबे समय तक काम नहीं। बेटर लीव फैसिलिटी, जब भी छुट्टी चाहिए हो तो ऐसा नहीं है कि आपको नहीं मिल रही है, लीव फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, भाई पता होना चाहिए कैसे कब होगी, कि दिन वो खुद देंगे और कैसे प्रोसेस होगा जब हम खुद ले सकते हैं। हाउसिंग, एजुकेशन, सोशल सिक्योरिटी एंड अदर वेलफेयर, जो भी है कि सोशल सिक्योरिटी चाहिए कि हमें आप जॉब से ना निकाल दें, ठीक है। बाकी एजुकेशन वगैरह अगर चाहिए, घर से रिलेटेड कुछ फैसिलिटी चाहिए कि हमें रहने के लिए कुछ जगह दी जाए, तो वो सारी चीज़ें के लिए जब एक यूनियन बनाते हैं कि हमें इस सब चीज़ों के लिए क्या करना है, बोलना है, ठीक है, अपने राइट को प्रोटेक्ट करना है, तो वो है एक ऑब्जेक्टिव की इंप्रूव करनी है वर्किंग कंडीशन। नेक्स्ट इज टू इंश्योर वर्कर्स गेट अ फेयर शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये इंश्योर करने के लिए कि वर्कर को जो भी प्रॉफिट हो रहा है उसका फेयर शेयर मिले, ये भी ऑब्जेक्टिव है यूनियन बनाने का। कि ट्रेड यूनियन ट्राई टू गेट बोनसेस और प्रॉफिट शेयरिंग बेनिफिट फॉर वर्कर व्हेन द इंडस्ट्री अर्न वेल, कि जब इंडस्ट्री अच्छा काम कर रही है, अच्छा अर्न कर रही है, तो ट्रेड यूनियन कोशिश करते हैं कि वर्कर्स को भी क्या मिले, बोनस मिले उस प्रॉफिट से, ठीक है। तो इसके लिए भी ट्रेड यूनियंस क्या करते हैं, स्टैंड लेते हैं कि आपको ये इंश्योर करवा पाएँ। नेक्स्ट इज टू प्रोवाइड जॉब सिक्योरिटी, अब आपको जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है कि आपको मतलब ऐसा नहीं है कि वर्कर्स को कभी भी निकाल दे रहे हैं मैनेजमेंट, तो वो भी नहीं होना चाहिए, इसलिए भी यूनियंस वगैरह रहते हैं कि वो प्रोटेक्ट करते हैं वर्कर को कि उनका सडन रिमूवल ना हो, सडनली मतलब लगा कि जितने वर्कर्स की ज़रूरत नहीं है तो आपने निकाल दिया उनको, नहीं, प्रायर नोटिस होनी चाहिए, उसको भी देखना पड़ेगा कहाँ क्या है, अदरवाइज वो तो उतने दिन के लिए घर में बैठा रहेगा। नेक्स्ट इज टू प्रोटेक्ट वर्कर फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, वर्कर के साथ अगर कोई एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, ठीक है, वर्कर को पुअर वर्किंग कंडीशन में काम कराया जा रहा है, फिर वेजेस नहीं दी जा रही हैं, तो उस केस में उसको प्रोटेक्ट करने का भी ऑब्जेक्टिव किसका है, ट्रेड यूनियन का, कि वर्कर्स को एक्सप्लॉयटेशन से प्रोटेक्ट करना, जो एम्प्लॉयर्स बेसिकली करते हैं उनके साथ गलत ट्रीटमेंट करते हैं, वो नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज प्रमोट इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी, नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है ट्रेड यूनियन बनाने का वो ये है कि भाई जो इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी है हमारे कंट्री में, डेमोक्रेसी मतलब क्या, कि हमारे यहाँ पे हमें राइट है कि हम वोट करेंगे और जो भी गवर्नमेंट है उसको बनाएंगे। उसी तरीके से इंडस्ट्री में क्या होता है, बहुत सारे डिसीजन लेने होते हैं चीज़ों को लेके कि कौन सी पॉलिसी बननी है या कैसे चीज़ें होनी है, वर्किंग कंडीशन क्या होनी चाहिए, वर्किंग आवर्स क्या होने चाहिए, या कोई भी बड़े बड़े डिसीजन, छोटे छोटे डिसीजंस जो मैनेजमेंट लेती है, हमें क्या करना है उसमें हमें इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी प्रमोट करनी है। तो ट्रेड यूनियन क्या करेगा, वो ये इंश्योर करेगा कि वर्कर्स को भी राइट दिया जाए कि वो भी डिसीजन मेकिंग में क्या है, अपना पॉइंट रख सकते हैं, ठीक है। अभी उनको उनकी वर्किंग कंडीशन डिसाइड हो रही है, उनके वर्किंग आवर्स डिसाइड हो रहे हैं, तो एटलीस्ट मैनेजमेंट को उनको भी तो इन्वॉल्व करना चाहिए। अरे सबको नहीं बैठा सकते तो उसके किसी हेड को बैठाइए, या जो यूनियन है उनका जो रिप्रेजेंट कर रहा है इस मुद्दे पे उसको बैठाइए, उसके हेड को बैठाइए, उससे डिस्कस करिए कि क्या ये चीज़ सही रहेगी नहीं रहेगी। तो ये भी प्रमोट करना, ये भी ऑब्जेक्टिव किसका है, ट्रेड यूनियन का है। नेक्स्ट इज टू वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करना, मतलब ये इंश्योर करता है कि वर्कर्स को अच्छा वर्किंग कंडीशन मिले, उसको फेयर वेजेस वगैरह मिले, इसके साथ ही साथ ट्रेड स्मूथ हो, ट्रेड मतलब जो भी बाइंग एंड सेलिंग है गुड एंड सर्विस का, जो भी प्रोडक्शन हो रहा है इंडस्ट्री में वो वगैरह स्मूथली चले, ठीक है, उससे सप्लाई वगैरह डिस्टर्ब ना हो कंट्री में। इवन जो सोशल वेलफेयर है कंट्री का, लाइक एम्प्लॉयमेंट रहे सबके पास, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़े लोगों का, तो वो सब इंश्योर करने में भी ये क्या करता है, हेल्प करता है। तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव किसका, ट्रेड यूनियन का। अभी हमने समझ लिया कि इंडस्ट्रियल रिलेशन क्या है, इंडस्ट्रियल रिलेशन के साथ साथ हमने ट्रेड यूनियन समझा। आपको ये समझ में आया कि इंडस्ट्रियल रिलेशन मतलब रिलेशन जो एग्जिस्ट करता है इंडस्ट्री में अमंग द पीपल जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, एंड उनके ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में भी जो उन लोगों ने मिलके बनाई हुई है, ठीक। तो ये सब क्या था, इंडस्ट्रियल रिलेशन, जो कि हमने डिटेल में समझा कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के ही रिलेशन कोई सिर्फ इंडस्ट्रियल रिलेशन नहीं करेंगे, इसके अलावा एम्प्लॉयज ने जो एसोसिएशन बनाया दैट इज ट्रेड यूनियन, ट्रेड यूनियन का ट्रेड यूनियन के साथ रिलेशन, ट्रेड यूनियन का मैनेजमेंट के साथ रिलेशन, मैनेजमेंट की जो एसोसिएशन उसका सरकार के साथ रिलेशन, गवर्नमेंट के साथ रिलेशन, और गवर्नमेंट का क्या रोल है इंडस्ट्रियल पीस को मेंटेन करने का, वो सब मिलके हमारा क्या बनाता है, इंडस्ट्रियल रिलेशन। तो ट्रेड यूनियन तो समझ में आया मैम कि कैसे लिंक्ड है हमारा इंडस्ट्रियल रिलेशन से, क्योंकि ट्रेड यूनियन भी पार्ट है इंडस्ट्री का और उसका जो रिलेशन है मैनेजमेंट के साथ वो भी इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्री के अच्छे रिलेशन को मेंटेन करने के लिए।
बट ये सोशल सिक्योरिटी क्यों पढ़ रहे हैं, ये टॉपिक यहाँ पे कैसे आया, तो ये टॉपिक भी लिंक्ड है। अब क्या होता है सोशल सिक्योरिटी, एग्जाम्पल देते हैं जो आपको कनेक्ट करने में तुरंत हेल्प करेगा। आपकी फैमिली में आपने देखा होगा कि जो आपके दादाजी हैं, ठीक है, उनको पेंशन मिलती होगी, या आपने सुना होगा कि इनको पेंशन, जानने वालों में किसी को, कि उनकी पेंशन आती है, या उनको पीएफ मिला है, या रिटायरमेंट के बाद उन्हें ग्रेच्युटी मिला है, सुना होगा ये वर्ड। तो ये सब क्या होता है बेटा, ये सब एग्जाम्पल है किसका, सोशल सिक्योरिटी का, कि जो वर्कर्स आपके यहाँ काम कर रहे हैं, मान लो अगर उन्हें कोई दिक्कत हो गई जिस वजह से, या तो वो बिजनेस जो भी आपके काम में काम कर रहे थे, जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, या तो वो उनको छोड़ना ही पड़ गया, छोड़ना पड़ गया क्या मतलब, ऑफ कोर्स उनकी डेथ होगी तो वो कहाँ से कंटिन्यू कर पाएंगे, या उनका एक्सीडेंट हो गया जिससे वो काम पे नहीं आ पा रहे और उनकी अर्निंग क्या हो गई है, स्टॉप हो गई उस टाइम पीरियड के लिए, या फिर भाई इंजरी हो गई है तो वो उतना प्रोडक्टिविटी के साथ उतना प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे, तो आपने उनकी इनकम क्या करी, रिड्यूस कर दी। तो उस केस में ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, उनके को प्रोटेक्शन देती है, उनके हित को प्रोटेक्ट करने के लिए हेल्प करती है, ठीक। ये क्या है आपका सोशल सिक्योरिटी। तो सोशल सिक्योरिटी, सिक्योरिटी मतलब प्रोटेक्शन, ठीक है। तो सोशल सिक्योरिटी मीन्स प्रोटेक्शन किसको प्रोवाइड कर रहे हैं, टू द वर्कर्स बाय द गवर्नमेंट और सोसाइटी। सोसाइटी और गवर्नमेंट क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है वर्कर्स को। वो वर्कर्स जो आपके साथ काम कर रहे हैं, आपके लिए सपोर्ट कर रहे हैं, आपके प्रोडक्शन में हेल्प कर रहे हैं, आपकी इंडस्ट्री को ग्रो करवा रहे हैं, जब आप उनके प्रोटेक्शन के बारे में सोचते हो, आप उनको प्रोटेक्ट करते हो, बेसिकली उनके राइट्स के बारे में सोचते हो, उनको सिक्योरिटी देते हो, वो ही क्या होती है आपकी सोशल सिक्योरिटी। तो सोशल सिक्योरिटी मीन्स प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड टू द वर्कर। कौन प्रोवाइड करेगा, या तो गवर्नमेंट या तो सोसाइटी। क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं, मेन क्या है, मेन उद्देश्य क्या है, क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है इस चीज़ को, ताकि हम उनको हेल्प कर पाए। क्यों हेल्प करना है, जब उनको प्रॉब्लम है, मतलब वर्कर्स ने तो हमारा साथ दिया, लेकिन ऐसा नहीं कि वो मजे में नहीं आ रहे हैं, घर में आराम कर रहे हैं या फन कर रहे हैं या पार्टी कर रहे हैं, तो कोई प्रोटेक्शन नहीं देगी आपकी, न सरकार देगी ना ही जहां आप काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन वो देगी। बट जब वो ये देख रही कि आपको उसकी ज़रूरत है, उस वर्कर को आपकी क्या है, हेल्प चाहिए, क्यों, क्योंकि वो बीमार हो गया है, या वो अनएम्प्लॉयड हो गया है, या उसको कोई इंजरी हो गई है, उसकी सडन डेथ हो गई है, डेथ तो सडन ही होगी ना, उसकी डेथ हो गई है, तो उस केस में जब आप उसकी हेल्प करते हो, उसको प्रोटेक्शन देते हो, या उसकी डेथ हो गई, मान लो वो अकेला कमाने वाला था, अभी उसकी फैमिली का क्या होगा, तो आप एज अ ऑर्गेनाइजेशन उसकी फैमिली को प्रोटेक्शन देते हो। लाइक कोई उसका मतलब हो सकता है अर्निंग करने वाला पर्सन हो सकता है, वेल एजुकेटेड पर्सन है, या जो भी सेटिस्फाई कर सकता है उस क्राइटेरिया की जॉब को जिसमें वो काम कर रहा था आपके यहाँ, लाइक उसकी बेटी या बेटा, तो आपने उसको वो जॉब दे दी जो उसके पापा कर रहे थे, ठीक। तो ये क्या होता है, ये होता है सोशल सिक्योरिटी, मतलब आप उसको उस मोमेंट में हेल्प करो जब आपको उसकी हेल्प करनी चाहिए और उसको आपकी हेल्प की ज़रूरत है, ठीक है। वो कोई भी केस हो सकता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, सोशल सिक्योरिटी आई क्यों, तो मेन एम यही था, इसका आइडिया यही है कि हम वर्कर के राइट को प्रोटेक्ट कर पाएँ जब उसकी अर्निंग स्टॉप हो जाती है या रिड्यूस हो जाती है ड्यू टू लाइफ रिस्क। और लाइफ में बहुत सारे रिस्क हो सकते हैं, आप मान लो एक्सीडेंट हो गया है, बीमार हो गए हो, ठीक है, या डेथ हो गई है, तो उस केस में आपका कोई कंट्रोल नहीं है, और उस वजह से अगर आपकी इनकम रिड्यूस होती है या स्टॉप हो जाती है, तो ऑर्गेनाइजेशन का इतना तो राइट है, इतना तो उनको करना ही चाहिए कि उस एम्प्लॉय को उस टाइम पे क्या करे, हेल्प करे। इससे उसकी गुडविल भी बढ़ती है, और ये कह सकते हैं उसका मतलब राइट भी है, राइट नहीं कहते, मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार तो एम्प्लॉय का ही उसको मिलना चाहिए, बट इनकी ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वेरी नाइस, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भाई आप इतना सोचो, ठीक है। नेक्स्ट इज टू इंश्योर दैट वर्कर्स गेट, ये इंश्योर करता है सोशल सिक्योरिटी कि वर्कर्स को क्या मिले, फाइनेंशियल सपोर्ट मिले। मान लो वो बीमार है, वो नहीं आ पा रहा है, तो भाई वो अब तो अर्निंग रुक गई ना, उस महीने क्या होगा, कैसे घर चलेगा, तो उस टाइम पे आप उसको पेड इमरजेंसी लीव दे सकते हो कि आप मत आओ, बीमार हो, ठीक है, आप सही हो, रिकवर हो, एक्सीडेंट हो गया है तो आप आराम से रिकवर हो, हम आपको सैलरी देंगे। हो सकता है बाद में आप जब सही हो जाना तो या तो ऐसे ही दे दी, या तो फिर वो ये भी कह सकते हैं सही हो जाना तो ओवर टाइम करके आप उसको अदा कर देना है, धीरे धीरे कटवाते रहना, जो भी केस वो अपना डिसाइड करें। तो फाइनेंशियल सपोर्ट देना ड्यूरिंग सिकनेस, एक्सीडेंट और अनएम्प्लॉयमेंट। दूसरा मेडिकल केयर फॉर देमसेल्फ एंड देयर फैमिली। देखा होगा आपने बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती हैं जो एम्प्लॉय को तो
हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह करवाती हैं, बट उसकी फैमिली को भी वो इंश्योरेंस वगैरह करवा के देती हैं, मतलब उसके बारे में तो सोचती हैं, इवन उसकी फैमिली के बारे में सोचती हैं। नेक्स्ट इज पेंशन और रिटायरमेंट बेनिफिट इन ओल्ड एज। देखा होगा ओल्ड एज में बहुत सारे लोग होते हैं जिनको पेंशन मिलती है, जो उनका पीएफ कटता है उसका जो अमाउंट है, ग्रेचुटी है, वो उनको दी जाती है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, जिससे भाई आप बूढ़े हो गए, आप कैसे होगा, आप कैसे चलेगा घर, पैसे तो नहीं कमा सकते ना, एज हो गई है तो कैसे घर चलेगा, तो उसके लिए वो उनको इस तरीके का फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं इन द फॉर्म ऑफ पेंशन एंड रिटायरमेंट बेनिफिट। नेक्स्ट इज असिस्टेंट टू डिपेंडेंट्स इन केस ऑफ द वर्कर्स डेथ। ये मैंने बताया ना कि मान लो वर्कर की डेथ हो गई तो जो उसके डिपेंडेंट्स हैं उनको उसकी जॉब में दे देना, ठीक है, उनको हेल्प करना, या मान लो कि भाई छोटे ही बच्चे नहीं कर सकते जॉब तो उनको फिर एजुकेशन वगैरह प्रोवाइड कर देना कि भाई वो पढ़े लिखे और फिर जब वो काबिल हो जाए तो उनको उस पोस्ट में जॉब दे देना जो उनके फादर कर रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट इज सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया। इंडिया तो हमें पता है वेलफेयर स्टेट है, यहाँ पे तो सरकार का काम ही है हम सबका वेलफेयर करना, तो इसका तो मेन एम है कि वर्कर को लाइफ रिस्क से प्रोटेक्ट करना है, लाइक सिकनेस, अनएम्प्लॉयमेंट, इंजरी एंड ओल्ड एज। ये इंश्योर करने के लिए कि सोशल सिक्योरिटी मिले वर्कर को, बहुत सारी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं हमारी कंट्री में जो वर्कर को सेफ्टी और स्टेबिलिटी देती हैं। अब वो कौन कौन सी सोशल सिक्योरिटी स्कीम है जो हमारे वर्कर्स को प्रोटेक्शन देती हैं अगेंस्ट द लाइफ रिस्क। पहला हमने बहुत सुना है, दैट इज योर प्रोविडेंट फंड। कहते हैं पीएफ कट रहा है, बहुत लोग बोलते हैं कि मेरा पीएफ कटता है, उस ऑर्गेनाइजेशन में पीएफ कटता है, और कोई ये नहीं कहता कि खराब चीज़ है, सब यही कहते हैं कि अच्छी चीज़ है कि पीएफ कटता है। और बहुत लोग तो ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने से पहले ये चेक भी करते हैं कि क्या यहाँ पे पीएफ कटता है या नहीं कटता है। ये होता क्या है, पीएफ क्या होता है, ये एक सेविंग स्कीम है वर्कर्स के लिए। क्या है, ये एक सेविंग स्कीम है जहाँ पे एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करते हैं स्मॉल पार्ट ऑफ द मंथली सैलरी। देखो अगर आप मान के चलो आप एम्प्लॉय हो, ठीक, आपको सैलरी मिल गई, हो सकता है आप पूरी सैलरी खर्च कर दो, आपको समझ में भी नहीं और सेव ना ही कर पाओ। तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है कि वर्कर्स को सैलरी देने से पहले कुछ अमाउंट उसका डिडक्ट कर लेती है। लाइक मान लो आपकी सैलरी 25,000 है तो आपका कुछ अमाउंट लाइक 2,000 उसने डिडक्ट कर लिया, और वो डिडक्ट करके उसने किस में डाल दिया, आपकी सेविंग स्कीम में डाल दिया, दैट इज वो पीएफ में डाल दिया, पीएफ कट गया उसमें उसने डाल दिया, सेव कर रही है वो आपके लिए। और एम्प्लॉयर भी इसमें कंट्रीब्यूट करता है, जैसे आपके 2,000 आपकी सैलरी से कटा एम्प्लॉय की, और एम्प्लॉयर ने भी उसमें कुछ कंट्रीब्यूशन किया, लाइक 2,000 उसने भी डाल दिया, तो 4,000 रुपए जो है ना वो आपकी सेविंग स्कीम में चले गए। मतलब आपके नाम पे क्या हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन सेव कर रही है। कल को आपका रिटायरमेंट होता है या आपको कोई इमरजेंसी हो गई, लाइक इल हो, आप बीमार पड़ गए या मैरिज है आपके घर में और आपको पैसों की ज़रूरत है, तो आप पीएफ से ले सकते हो, ठीक। तो ये इस तरीके की सोशल सिक्योरिटी, जब आपको प्रॉब्लम होगी तो इस तरीके से आपको वो क्या करेंगे, हेल्प कर देंगे, प्रोटेक्शन दे रहे हैं। नेक्स्ट इज ग्रेचुटी। ग्रेचुटी क्या है, ये एक रिवॉर्ड है जो वर्कर्स लंबे समय तक किसी ऑर्गेनाइजेशन में जुड़े रहते हैं और वहाँ पे अपनी सर्विस देते हैं, ठीक है, लंबे समय तक वहाँ काम करते हैं, तो वो ऑर्गेनाइजेशन उनको उस फेथफुल सर्विस के लिए क्या देती है, रिवॉर्ड देती है इन द फॉर्म ऑफ ग्रेचुटी। ये पर्पस क्या है कि लमसम अमाउंट जो है वो वर्कर्स को दिया जाता है जब वो रिटायर होते हैं या जॉब छोड़ते हैं या डेथ हो जाती है उनकी, तो वो ग्रेचुटी देते हैं क्योंकि भाई उन्होंने लंबे समय तक हमारे साथ काम किया है, तो हम उनको एज अ रिवॉर्ड वो पैसा देते हैं और वो उनको हेल्प आएगा। नेक्स्ट इज पेंशन। पेंशन तो आपने सुना होगा कि लोगों की जो अभी तो बंद हो गई, लेकिन जो पहले लोग थे उनको पेंशन आती थी। पेंशन मतलब क्या, हर मंथ सरकार उनको पैसा भेजती थी, लमसम 20,000 15,000 जिसकी जो भी हो, सरकारी नौकरी जो करते थे उनको पेंशन मिलती थी, रेगुलर मंथली इनकम मिलती थी वर्कर्स को रिटायरमेंट के बाद। अब रिटायर हो गया, वो ओल्ड हो गया है तो अब काम तो कर नहीं पाएंगे, तो घर कैसे चलेगा, उनकी जो छोटी मोटी जिम्मेदारियां वो कैसे पूरी होंगी, इसलिए गवर्नमेंट क्या करती थी, पेंशन देती थी, मंथली अमाउंट देती थी आपको, हर मंथ आपके पास कुछ अमाउंट आता था सरकार की तरफ से जो आपको हेल्प करती थी, ठीक है, आपको प्रोटेक्शन देती थी। नेक्स्ट इज ग्रुप इंश्योरेंस। बहुत सारी कंपनीज जो भी एम्प्लॉयज़ उनके यहाँ काम कर रहे होते हैं ना, उनको इंश्योरेंस एज इन ए ग्रुप प्रोवाइड करती है, मतलब उन सबका एक ग्रुप इंश्योरेंस करा देती है, वो ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेती है जिसमें जो भी एम्प्लॉयज़, जितने भी एम्प्लॉयज़ आपके यहाँ काम कर रहे हैं उन सबको
वो कवर कर लेता है, ठीक है। सो प्रोवाइड लाइफ इंश्योरेंस कवर टू ऑल द एम्प्लॉय अंडर वन ग्रुप पॉलिसी यूजुअली थ्रू द एम्प्लॉय, मतलब एम्प्लॉयर ऐसा इंश्योरेंस देता है जिसपे वो सारे एम्प्लॉयर्स जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए एक ग्रुप इंश्योरेंस करा लेंगे। जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उन सबका मेरे यहाँ क्या है, ग्रुप इंश्योरेंस है, जिससे उनको फाइनेंशियल हेल्प मिल पाएगी। मान लो अगर वर्कर की डेथ हो जाती है काम करते करते, ठीक है, तो उनकी फैमिली को फिर वो इंश्योरेंस से क्या होगी, हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट इज मैटरनिटी बेनिफिट, ये तो मिलता है आपको। देखो जो भी फीमेल वर्कर्स होती हैं अब वो प्रेगनेंसी के दौरान क्या है वो काम पे नहीं आ सकते, जब वो पीरियड होता होगा एक, ठीक है, 5 मंथ्स के बाद वो नहीं आ सकते हैं, डिलीवरी के बाद एंड ऑल, तो उस टाइम पे ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, उनको लीव दे देती है, ठीक है, मैटरनिटी बेनिफिट देती है उनको, वुमेन्स को उस दौरान, और चाइल्ड बर्थ के दौरान क्या है सपोर्ट प्रोवाइड करती है, मतलब हेल्थ देना, प्रॉपर रेस्ट देना कि नहीं बुला रहे हैं उनको, और इनकम प्रोटेक्शन देना, भाई उस टाइम पे तो उनकी अर्निंग रुकी गई है तो उस टाइम पे उनको फाइनेंशियल सपोर्ट देना, ये सारे ऑर्गेनाइजेशन इस तरीके की भी सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट इज नेशनल पेंशन सिस्टम, NPS, अ लॉन्ग टर्म सेविंग प्लान दैट हेल्प वर्कर सेव मनी थ्रू आउट देयर करियर। जो NPS है, जो ये नेशनल पेंशन सिस्टम है, जो मॉडर्न सिस्टम है पेंशन का, उसके अंदर क्या होता है, जो मतलब यहाँ पे सरकार नहीं दे रही है, यहाँ पे जो वर्कर्स काम कर रहे होते हैं ना, वही उनके ही जो भी कमा रहे होते हैं उससे क्या होता है, पैसा कटता रहता है एज अ पेंशन, ठीक। सो लॉन्ग टर्म सेविंग प्लान है जो हेल्प करता है वर्कर की वो मनी सेव करे, मतलब सैलरी से ही पैसा करता जाएगा थोड़ा तो करिए। इसमें ये नहीं है कि एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करे, PF में क्या था कि एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता था और एम्प्लॉय का भी पैसा कटता था, और फिर वो एज अ सेविंग स्कीम जब उसको जरूरत होती देते थे वो सेविंग को। बट जो नेशनल पेंशन सिस्टम है इसमें ना, इसमें आपका जो भी एम्प्लॉयर है उसका कंट्रीब्यूशन चाहे तो करे वरना नहीं करता, एज अ कंपल्सन नहीं कि करना ही करना पड़ेगा, उसमें कंपल्सन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो एम्प्लॉय है उसकी ही जो भी सैलरी वगैरह जो अर्न कर रहा है उससे कटता है पैसा, और वो सेव किया जाता है थ्रू आउट द टाइम पीरियड जब तक वो वहाँ पे जॉब कर रहा है, और जब वो रिटायर हो जाता है तो उसको वही इनकम जो है वो धीरे धीरे दी जाती है। और ये जो पैसा सेव करते हैं ना उसको ये लोग म्यूचुअल फंड या कहीं पे इन्वेस्ट कर देते हैं, जिससे वो और ग्रो हो जाता है, और फिर वो बल्क अमाउंट जो लमसम अमाउंट है वो एम्प्लॉयर को एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट एंड ऑल वो उसको दे देते हैं, जिससे क्या होगा बुढ़ापे में उसके पास वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहेगी, भले वो अर्न नहीं कर रहा है। तो ये न्यू पेंशन सिस्टम है, इसको आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, ये सब आपके सोशल सिक्योरिटी है जो इंडिया में एम्प्लॉयज़ को मिलती हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। इसके अलावा कुछ और सोशल बेनिफिट हैं जो वर्कर्स को दिए जाते हैं, लाइक मेडिकल केयर, ये तो आपने देखा होगा वर्कर्स को मेडिकल केयर मिलती है, ठीक, मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह, या फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट मिलते हैं उनकी फैमिली को, या उनको जो भी मान लो मेडिकल कैंप लगा लिया तो फ्री में उनको और उनकी फैमिली को वो चेकअप्स वगैरह और हेल्प, ये सब। नेक्स्ट सिकनेस बेनिफिट मिलते हैं कि भाई अगर आप बीमार हो तो ऐसा नहीं है कि आपको नहीं देंगे हम सैलरी या जो उस टाइम का जो पे है, बल्कि हम ये कर सकते हैं कि हाफ जो है वो हम आपको पे करेंगे। डिसेबिलिटी इन एम्प्लॉयमेंट इंजरी बेनिफिट, मान लो वर्कर इंजर्ड हो गया या डिसेबल हो गया काम के दौरान, तो उस समय हम उसको फाइनेंशियल एड देते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं। फैमिली बेनिफिट, जो भी आपके डिपेंडेंट्स हैं, ये मैंने बताया भी, अगर वर्कर की डेथ हो जाती है तो जो डिपेंडेंट्स हैं जो वर्कर की ही अर्निंग पे डिपेंड करते थे उनको हम क्या करेंगे, असिस्टेंट देंगे, उनको हम सपोर्ट करेंगे। तो ये सारे जो सोशल सिक्योरिटी है वो ऑर्गेनाइजेशंस वर्कर को देती है जो उनके यहाँ काम कर रहे हैं। तो इस पूरे चैप्टर में हमने समझा कि इंडस्ट्रियल देखो, और ये भी समझना कि जो सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन दे रही है इसका मतलब वो वर्कर्स के बारे में सोच रही है, जब तक वो काम कर रहा है तब तक तो सोच ही रही है कि मेडिकल बेनिफिट दे देते हैं इनको, इल हो गए हैं तो बेनिफिट देते हैं, एक्सीडेंट हो गया तो उनको हम फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं। बट उसके ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ने के बाद, लाइक रिटायरमेंट हो गया, उसके बाद भी वो क्या कर रही है, उनको प्रोटेक्शन दे रही है, उनको सपोर्ट कर रही है ना। तो इससे क्या होगा, इससे जो रिलेशन होगा वर्कर्स का, ऑर्गेनाइजेशन का, इंडस्ट्री का, वो क्या होगा, अच्छा होगा, हेल्दी होगा, इंडस्ट्रियल रिलेशन अच्छे रहेंगे। तो मतलब इंडस्ट्री को वर्कर्स के बारे में इस तरीके से भी सोचना चाहिए, ठीक है, ताकि इंडस्ट्रियल रिलेशन अच्छा रहे। तो समझ में आ रहा है कि चैप्टर पूरा कैसे इंटरलिंक्ड है आपस में। इंडस्ट्रियल रिलेशन समझा, ट्रेड यूनियन समझा हमने कि ट्रेड यूनियन इंडस्ट्रियल रिलेशन का पार्ट है, और सोशल सिक्योरिटी भी इंडस्ट्री को वर्कर्स को देनी चाहिए, जिससे वर्कर को प्रोटेक्शन मिल पाए अगेंस्ट द लाइफ रिस्क। राइट स्टूडेंट्स, तो हमने ये पूरे चैप्टर को अच्छे से डिस्कस कर लिया है। स्टिल कोई भी डाउट होगा अगर आपका
तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं। और रिवाइज करिएगा इस चैप्टर को दोबारा से, अपने एंड पे चीज़ों को देखिएगा, कंसिस्टेंसी मेंटेन करिएगा, कंसिस्टेंटली अपना जो बेस्ट है वो देते रहिए इस पूरे चैप्टर्स को, इस पूरे सब्जेक्ट को, तभी आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे, राइट। सो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू।